तो अब तक आपने कई सारे टर्मिनोलॉजी देखा इम्यूनोलॉजी में, जो बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी है। अब ये टर्मिनोलॉजी आपको चैप्टर को काफी आसान बना के देगा, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ते हैं इम्यूनिटी। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज इम्यूनिटी, व्हाट इज इम्यून सिस्टम, तो दोनों में अंतर। इम्यून सिस्टम इज अ सिस्टम। आपको पता है कि हमारे बॉडी में कई सारे सिस्टम है। व्हेन more than one organ interacts with each other to perform a common function, then that system is called as organ system. Okay, तो हमारे बॉडी में ऐसे कई सारे ऑर्गन हैं जो इम्यूनिटी में हेल्प करता है, इम्यूनोलॉजिकल रोल प्ले करता है, एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज इम्यून सिस्टम। तो व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी इज एक्चुअली एबिलिटी, कैपेबिलिटी। इम्यूनिटी इज एक्चुअली एबिलिटी और कैपेबिलिटी टू रेसिस्ट द पैथोजन और फॉरेन पार्टिकल व्हिच कैन हार्म आवर बॉडी। ये एक ऐसी क्षमता है जिससे हम किसी भी ऐसे फॉरेन पार्टिकल जो पैथोजन एंटीजन की तरह कर सकते हैं, हम उसके खिलाफ लड़ सकते हैं। यही एबिलिटी इम्यूनिटी है। और हमारे बॉडी में ये एबिलिटी जो ऑर्गन वगैरह मिलकर जो सिस्टम स्टेब्लिश किया हुआ है वो सिस्टम इम्यून सिस्टम है ना। अब हमारे बॉडी में अगर आप देखिए मोटा मोटी तो दो इम्यूनिटी मिलते हैं, दो प्रकार के इम्यूनिटी हैं। एक को कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी और एक को कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी और एक को कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है ना। नाम से पता चल रहा होगा, जैसा कि नाम ही रखा गया है इन्नेट। इन्नेट का मतलब ही होता है बाय बर्थ, और एक्वायर्ड, एक्वायर्ड का, ठीक है, एक्वायर्ड और एक्वायर्ड का मतलब ही क्या होता है? आफ्टर द बर्थ, यानी कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि ये वाला इम्यूनिटी बाय बर्थ प्रेजेंट होगा आपके पास, बाय बर्थ है आपके पास, और ये वाला आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ, ठीक है जी। तो अभी मैं बताऊंगा कि इम्यूनिटी में इनेट इम्यूनिटी में टोटल 4 बैरियर होते हैं। लो मैं लिख ही देता हूँ। इनेट इम्यूनिटी में टोटल 4 बैरियर होते हैं। कौन कौन से मैं लिख देता हूँ पहले, फिर आगे और बात करेंगे। सबसे पहले होता है फिजिकल बैरियर, फिर होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिर होता है सेलुलर बैरियर, फिर होता है साइटोकाइन बैरियर, ठीक है। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक्चुअली कौन इन्वॉल्व होता है? इसमें इन्वॉल्व होता है लिम्फोसाइट एंड एंटीबॉडी, एंड एंटीबॉडी। तो पता है आपका एक जेन्युइन क्वेश्चन होना चाहिए। मैंने क्या बोला कि इनेट इम्यूनिटी बाय बर्थ प्रेजेंट होता है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी आफ्टर द बर्थ प्रेजेंट होता है। तो आपका एक जेन्युइन क्वेश्चन होना चाहिए, तो सर क्या इसका मतलब जो लिम्फोसाइट्स हैं क्या ये बाय बर्थ हमारे बॉडी में, सॉरी आफ्टर बर्थ हमारे बॉडी में आते हैं? क्या एंटीबॉडी आफ्टर बर्थ हमारे बॉडी में आता है? अगर एक्वायर्ड इम्यूनिटी है तो क्या ये हमारे बॉडी में आफ्टर द बर्थ आता है? आफ्टर द बर्थ बनता है एंटीबॉडी हमारे बॉडी में और लिम्फोसाइट। और ये जितने भी बोल रहा हूं कि ये बाय बर्थ है, तो ठीक है, इसका मतलब ये तो बाय बर्थ है, मान लिया कि ये सब हमारे बॉडी में बाय बर्थ है। बर्थ जब हमारा हुआ तब से है। तो क्या हम जब पैदा होते हैं तब हमारे बॉडी में लिम्फोसाइट बनता है? क्या उसके पहले जब हम पैदा हो रहे होते हैं हमारे ब्लड में लिम्फोसाइट नहीं है? टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट नहीं है हमारे बॉडी में? क्या एंटीबॉडी नहीं है? क्या लगता है आपको? अगर ऐसा है, ये एक्वायर्ड बोल रहे हैं, तो क्या लगता है? एक्चुअली आप है। आप पूरा वर्ड को नहीं पढ़ते, प्रॉब्लम यहाँ है। अगर आप पूरा वर्ड को पढ़े, इनेट इम्यूनिटी, केवल इनेट नहीं पढ़ना था, इनेट इम्यूनिटी, ये जितने भी ऑर्गन्स हैं, ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जितने भी कंपोनेंट हैं इनेट इम्यूनिटी के, ये बाय बर्थ वर्किंग मोड में हैं। ये बाय बर्थ आपको रेसिस्टेंस दिला रहे हैं पैथोजन से, ये है हकीकत। बाय बर्थ आपको दिला रहा है पैथोजन से रेसिस्टेंस। अब आते हैं किस पे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी लाइफ टाइम के दौरान आपने एक्वायर्ड किया है, बाय बर्थ एक्वायर्ड किया है।
स्ट्रक्चर सेल से तो पहले से है बाय बर्थ। जैसे लिम्फोसाइट आप तो जब पैदा हुए तब भी आपके ब्लड में था, बट वो लिम्फोसाइट तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक आपके बॉडी में कोई खास प्रकार का एंटीजन ना आ जाए, पैथोजन ना आ जाए। और जब आएगा तब वो इम्यून रोल स्टार्ट करेगा, सो दैट कॉल एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और एंटीबॉडी तब बनेगा जब आपकी बॉडी में पैथोजन आएगा, तब जाके बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाएगा। हाँ, एंटीबॉडी के मामले में कुछ एक्सेप्शन है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। सही, आईजीजी आपको बर्थ के पहले ही मिल जाता है, तो इसमें क्या चक्कर है वो मैं आगे आपको बता दूंगा, ठीक है। सो दिस इज मोटा मोटी दो टाइप के इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी में 4 बैरियर आता है, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइनिन बैरियर। और ये चारों के चारों बैरियर आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा इनेट इम्यूनिटी में और भी 2 चीजें रोल प्ले करती है। वन इज इन्फ्लामेशन, और एक कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। आज हम इन सभी पे डिस्कशन करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, ठीक है। तो इन सभी को एक एक करके आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कुछ मोटा मोटे अंतर बता दूं, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में खूब पूछा जाता है, ठीक है। और आपके नीट वगैरह में भी इजी क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी मोटा मोटी तौर पे क्या बोलोगे कि बाय बर्थ प्रेजेंट होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या बोलोगे, ये आफ्टर बर्थ एक्टिव होता है या आफ्टर बर्थ प्रेजेंट होता है, ठीक है। लाइफ टाइम के दौरान पर्सन इसको एक्वायर करता है। नेक्स्ट, इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होता है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होता है। सुना ध्यान से, अभी मैं आपको फिजिकल बैरियर में यहाँ पे बताऊंगा, फिजिकल बैरियर में स्किन बताऊंगा, स्किन। अब जैसे स्किन का एग्जांपल ले लो, ये इनेट इम्यूनिटी का कंपोनेंट है। तो स्किन किसी खास प्रकार के पैथोजन को आने से रोक रहा है या फिर दुनिया में जो भी पैथोजन है उसकी एंट्री को रोक रहा है, आपको क्या लगता है? जितना ही पैथोजन है। हाँ, वो तो ऑल टाइप के पैथोजन को रेसिस्ट कर रहा है ना, बाउंड्री है, नहीं आने देंगे। इसका मतलब इसमें कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, नॉन स्पेसिफिक है। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आपको आगे पढ़ाऊंगा, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, उनके पास ना स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, बीसीआर, टीसीआर, बी सेल रिसेप्टर, टी सेल रिसेप्टर। और रिसेप्टर ना हाईली स्पेसिफिक होता है, खास प्रकार के पैथोजन को, खास प्रकार के एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है, उसके साथ बाइंड करके रिएक्शन करता है, और इन रेस्पॉन्स बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है। और सुन लो कान खोल के, एंटीबॉडी स्पेसिफिक होता है। उस दिन मैंने आपको एंटीसीरम में भी बताया था, याद हो अगर आपको। एंटीबॉडी हर पैथोजन के लिए स्पेसिफिक होता है। आज हमारी बॉडी में अगर कोविड-19 के लिए बना, कोविड-19 के लिए बना है, सार्स कोरोना वायरस 2 के लिए अगर बना एंटीबॉडी, तो ये डेंगू से नहीं लड़ लेगा। अगर ऐसा होता तब तो एक बार कोविड का वैक्सीन लिए दुनिया के हर डिजीज से लड़ लेते ना, बॉडी एंटीबॉडी तो बनी गया बॉडी में वैक्सीन से। एंटीबॉडी भी स्पेसिफिक होता है, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी हाईली स्पेसिफिक होता है, जबकि इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होता है। इसके बाद और मैं बात करूं कि इनेट इम्यूनिटी में दोनों प्रकार के कंपोनेंट हैं। यहाँ पे सेलुलर और नॉन सेलुलर दोनों कंपोनेंट है। ये सब नॉन सेलुलर कंपोनेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन वगैरह प्रोटीन्स है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में सेल्स और एंटीबॉडी का इन्वॉल्वमेंट है, जबकि इनेट इम्यूनिटी में एंटीबॉडी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसके अलावा चूंकि इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होता है, अ वैरायटी ऑफ पैथोजन को रेसिस्ट करता है, सो दैट इसको हम बोलते हैं वाइड स्पेक्ट्रम। इसका फैलाव बहुत बड़ा है, यह बहुत टाइप के पैथोजन को रेसिस्ट करता है। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी चूंकि स्पेसिफिक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आपको मैं बता दूं, इनेट इम्यूनिटी तो प्लांट में भी होता है। जैसे हमारे अंदर स्किन है, प्लांट के अंदर बार्क होता है, वो भी तो पैथोजन की एंट्री को रोकता है ना। प्लांट एनिमल सब में है इनेट इम्यूनिटी, कोई ना कोई बैरियर तो उस प्लांट में भी है। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी हायर वर्टिब्रेट में होता है। हायर वर्टिब्रेट की फीचर्स है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सब में नहीं होता एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये भी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनना, ये केवल हायर वर्टिब्रेट्स का फीचर है, ठीक है। खास करके मैमलिया वगैरह में जितने एनिमल्स, उसका फीचर है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब हमें क्या करना है, एक एक करके इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बीच में डिफरेंसेस तो हमने देख लिया, मतलब एक एक करके पहले इनेट इम्यूनिटी का कंपोनेंट पढ़ना है और तब जाके बाद में एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ना है। तो पहले आप देख लो एक बार नोट,
मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है वो आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा। ये सब हमारी बात हो चुकी थी, नहीं हुई थी, कोई बात नहीं है, ये सब अभी रटने रटाने वाला बात है, आगे बताऊंगा। आइए डायरेक्ट इम्यूनिटी पे, ये रहा इम्यूनिटी, ठीक है। अच्छा हाँ, मुझे बैरियर बताना था, पहले बैरियर बताने दो, डिफेंस सिस्टम। पहले इसमें समझो, अब क्या है, जो ये आपके बॉडी में बैरियर हैं, कितने बैरियर हैं, 4 बैरियर हैं, किसमें, आपके इननेट इम्यूनिटी में। ये 2 तो मैं अलग से सप्लीमेंट्री तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कौन है, लिम्फोसाइट एंड एंटीबॉडी, पता है। इनको मिला के ये फिजिकल बैरियर है, इसको हम बोलते हैं, ये हमारे बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है जी। अभी समझाऊंगा अभी सही। ये तीनों मिला के हमारे बॉडी का कहलाता है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारे बॉडी का कहलाता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारा देश है भारत, तो हमारे भारत का जो डिफेंस सिस्टम है बहुत ही अच्छा डिफेंस सिस्टम है। हालांकि आजकल इसको बर्बाद करने की पूरी साजिश रची जा रही है, वो अलग बात है, देखते हैं कहाँ तक बर्बाद हो पाता है। तो हमारे देश में ना अलग अलग लेवल पे सिक्योरिटी है, और देखो अलग अलग, ये पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते हैं यार, अनपढ़ गवार को क्या पता है, अनपढ़ गवार को बैठा दिया सरकार में, उनको क्या पता है। हम तो इनका विरोध करते करते थक गए, बोलते नहीं है कुछ, ठीक है। अनपढ़ गवार को नहीं पता। देखो क्या होता है ना, कोई भी चीज ना लेवल्स में डिजाइन करने से ना चीजें कॉम्प्लेक्स होती है, और कॉम्प्लेक्स चीजें हमेशा स्टेबल होती है, ये ध्यान रख, सिंपल चीजें स्टेबल नहीं होती है। तो हमारे देश का जो डिफेंस सिस्टम है, नहीं था बोलो, क्योंकि अब तो बर्बाद किया जा रहा है, ठीक है, था ये बोलो। अगर मान लो कि आज मैं जिस भी डिस्ट्रिक्ट, चलो मैं अभी पंजाब में हूँ, तो अगर कल को पंजाब में कोई घटना होती है, फॉर एग्जाम्पल कल को सिद्धू मूसेवाला जी के साथ घटना हुआ था, ठीक है, तो सबसे पहले घटनास्थल पर कौन पहुंची, कमांडो पहुंच गई क्या, नहीं ना। सभी को पता है सिद्धू मूसेवाला जी को कौन मारा, लॉरेंस बिश्नोई ने मारा, और गोल्डी बरार ने वहां से दिया था सुपारी, सभी को पता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अभी सिद्धू मूसेवाला जी को सामने गोली लगा और पता चला कि 1 घंटा के बाद कमांडो आ गई और गोल्डी बरार को पकड़ रही है, ऐसा तो नहीं हुआ। तो क्या हुआ ये कि उनके साथ जब घटना हुआ तो सबसे पहले घटनास्थल पर कौन पहुंची, पंजाब पुलिस पहुंची। पंजाब पुलिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर द पंजाब। पंजाब पुलिस पहुंची। अब पंजाब पुलिस को लगा, अगर मान लो सपोज दैट कि वो छोटी मोटी घटना होती, 2 गैंग के बीच में लड़ाइयां होती और छोटी मोटी लड़ाइयां होती, तो पंजाब पुलिस उसको संभाल लेती, यस और नो। लेकिन पंजाब पुलिस को लगा कि एक बड़े सिंगर को मारा गया है, और वो भी बड़े गैंगस्टर ने मारा है, ठीक है, और वो भी खुलेआम से चुनौती दे रहा है कि अभी और भी मारेंगे। तो पंजाब पुलिस को लगा कि ये मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है, तो फिर उसने किसको कांटेक्ट किया होगा बोलो, सेंट्रल पुलिस को। पंजाब पुलिस से स्टेट पुलिस, ओके। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है क्या, आपका स्टेट पुलिस। लेकिन उसको ऐसा लगा कि हमसे मामला नहीं संभलेगा, तो उसने किसको कांटेक्ट किया, सेंट्रल पुलिस को। सेंट्रल पुलिस ने पंजाब पुलिस को हेल्प किया, और 24 घंटे के अंदर अंदर कुछ शूटर पकड़ाए। उसके बाद धीरे 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 मामला पहुंचा गोल्डी बरार तक और लॉरेंस बिश्नोई तक। अब लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार को पकड़ना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, एक इशारे में वो पूरे देश में तबाही मचा सकता है। अब उसके लिए दिमाग से काम करना पड़ा, स्पेसिफिक मैनर, यानी कि देखो जब सेंट्रल पुलिस आई वो सेकंड लाइन में डिफेंस थी। अब क्या है कि स्पेसिफिक मैनर में हमें चूज करना है कि हमें किसको पकड़ना है, क्योंकि अगर रैंडमली पुलिस जाके कहीं पे भी छापेमारी करने लग गई तो एक इशारे में गोली बरार कुछ भी करा सकता है और लॉरेंस बिश्नोई कुछ भी करा सकता है। उसके इतने शूटर यहाँ पे पूरे इंडिया में घूम रहे हैं, तो उसको स्पेसिफिक मैनर में वर्क करना था। तो इसके लिए उसने किसका सहारा लिया होगा, ऑब्वियसली कमांडो का सहारा लिया होगा, क्योंकि वो बड़े हाईली स्पेसिफिक होते हैं कि हमें कैसे किसको पकड़ना है। कनाडा से पकड़ के लाया गया है गोल्डी बरार के आदमी को। अब आप सोचो, वहां से कनाडा से इतने बड़े देश से इतनी दूर से जाके उसको ढूंढ के लाना और भारत में लाके फिर उससे पूछताछ करना, ये स्पेसिफिक वर्क है या रैंडम वर्क है, ये तो बड़ा स्पेसिफिक होगा ना यार। अब मुझे सबसे पहले एक बात बता, जब पंजाब पुलिस आई होगी जहां पे उनको सिद्धू साहब को गोली लगा, तो पंजाब पुलिस वहां पे किसी को पकड़ पाई होगी क्या, बिल्कुल नहीं। वो तो सबको रोक रही होगी ना घटनास्थल पे दंगा करने से। उनको तो पता नहीं था कि गोली मारा किसने है, उनको तो पता नहीं था कि गोली, उनको पता चल भी गया होता गोली किसने मारा है तो वो तो सबको रोक रहे होते। उनका एक ही काम था, दंगा होने से रोकना है। फिर जब सेंट्रल पुलिस आई तो सेंट्रल पुलिस ने इस बात का पता लगाया कि इसके पीछे हाथ किसका है। फिर जब कमांडो ने हेल्प किया तो उसने खास प्रकार के जो गैंग हैं उसको टारगेट किया और उसको कैच किया।
अब उसको कैच करने के बाद उसका पोस्टमार्टम चल रहा है अलग से। तो ये जो स्पेसिफिक वर्क वाला जो काम है, ये सबसे स्टार्टिंग में आ जाते हैं या उससे पहले उसके नीचे वाले डिफेंस सिस्टम वर्क करते हैं? क्या लगता है आपको? सबसे पहले उससे नीचे वाला डिफेंस सिस्टम वर्क करता है। ऐसा नहीं होता कि आज यहाँ दंगा हुआ और तुरंत कमांडो पहुंच गया, ऐसा नहीं होता है। कमांडो को पता भी नहीं होता उसको जाना कहाँ है, उसको खुद नहीं पता है उसको अगले पल उसकी ड्यूटी कहाँ है। जहां उसकी जरूरत पड़ेगी वहां उसको बुलाया जाएगा। सीधी सी बात है। इन जनरल वो कहाँ रहते हैं? बाउंड्री के आसपास रहते हैं, जहां घटनाओं का संभावना ज्यादा होता है। तो हमारे इंडिया का डिफेंस सिस्टम है ऐसा लेवल में है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्टेट पुलिस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस सेंट्रल पुलिस, और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सेंट्रल पुलिस का ही हिस्सा है, बट वो हाईली स्पेसिफिक है। वो किसको चूज करके किसको शूट करेगी, किसको जेल में डालेगी, किसको फांसी पे डालेगी, ये उसको आता है, और कैसे करेगी ये भी उसको आता है। इतने बड़े गैंगस्टर को पकड़ना ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के हाथ का ही नहीं था, ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस ही कर सकता है। तो मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपके बॉडी में जब भी कोई पैथोजन आया है, तो पैथोजन के आने के जस्ट बाद ऐसा नहीं है एंटीबॉडी उससे लड़ने लग गया, ऐसा नहीं है। पहले पैथोजन को एक हद तक आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इम्यून सिस्टम में जो इनेट इम्यूनिटी है, जो उसका फिजिकल बैरियर है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस उसको प्रयास करता है कि उसको रोका जाए। अगर मामला उससे संभल गया तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन मान लो कि किसी भी तरीके से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस कर दिया वो पैथोजन, मान लो स्किन में कट लगा था या किसी भी तरीके से वो आपके ब्लड कॉन्टेक्ट में आ गया। अब अगर आ गया तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अपना हाथ खड़ा कर चुकी है, अब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस अपना मोर्चा संभालेगी। और वो कौन है? वो है फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर। और यही सब में फिर इंक्लूड करते हैं इन्फ्लामेशन, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, सभी को सेकंड लाइन में ही हम बोल सकते हैं। मान लो मामला उनसे भी नहीं समझ रहा, इतना सब कुछ होने के बावजूद वो बॉडी में तबाही मचाया जा रहा है, अब ये मामला किसके हाथ में दिया जाएगा? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, बी सेल एंड टी सेल, यानी कि बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। और बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट किसी को नहीं बख्शे, उनके पास बड़े बड़े बंदूक, और वो बंदूक कौन है? एंटीबॉडी। धा गोलियां चलेगी भाई साहब, फिर तो बॉडी में तबाही मचेगा और बॉडी में रिएक्शन होगा भयानक वाला। ये सारी कहानी हम आपको आगे सुनाएंगे। अभी मैं आपको बस एक आउटलाइन दे रहा हूँ कि आपकी बॉडी में भी ठीक उसी प्रकार से डिफेंस सिस्टम है जैसा आप अपने इंडिया का डिफेंस सिस्टम है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनेट इम्यूनिटी में कितने लाइन ऑफ डिफेंस है? इनेट इम्यूनिटी में कितने लाइन ऑफ डिफेंस है? 6 2 छह कहां से आ गया भाई? मैं लाइन ऑफ डिफेंस पूछ रहा हूँ। 2 फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कितने लाइन ऑफ डिफेंस है? 1 एंड दैट इज द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम क्या करेंगे कि एक एक करके इनेट इम्यूनिटी का एक एक कंपोनेंट पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे फिजिकल बैरियर, फिर पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर, ऐसे करके हम एक एक बैरियर को अभी पढ़ना शुरू करेंगे। तो उससे पहले आप क्या कीजिए, एक बार ये देख लीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पे वही बातें लिखी है जो मैंने आपको बोला है। देख लो, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एक्वायर्ड इम्यूनिटी, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, इसमें बी एंड टी लिम्फोसाइट आता है, ये केवल वर्टिब्रेट में मिलता है, पैथोजन के लिए स्पेसिफिक होता है। ठीक है, ये सब बात है। अब मैं आपको इनेट इम्यूनिटी का कंपोनेंट पढ़ाने वाला हूँ, और इसमें मैं आपको पहला कंपोनेंट पढ़ाने वाला हूँ फिजिकल बैरियर, और इसी को बोलते हैं एनाटॉमिकल बैरियर। चलो उधर कुछ मत देखो, सब कुछ मैं ऐसा ही हवा में आपको बता दूंगा। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सुनना ध्यान से। आपको पता होगा कि जैसे मान लो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैंने क्या बोला कि स्टेट पुलिस है। ठीक है, तो एक बात बताओ, पंजाब में कहीं से भी एंटर करने के लिए, जैसे पंजाब का कहीं से भी बाउंड्री है, किसी स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा होगा, बगल में तो दूसरा मुल्क भी है पाकिस्तान, उसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा होगा, तो जो इसकी बाउंड्री है उस पूरी बाउंड्री पे पुलिस तैनात होगी, यस और नो? पंजाब पुलिस होगी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फिर इसके अलावा अब मान लो कि पंजाब में कोई भी बाउंड्री से जब एंटर किया, पाकिस्तान से एंटर किया या किसी अदर स्टेट से एंटर किया, तो जिस बाउंड्री से एंटर किया वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करके ही एंटर किया होगा, यस और नो? मान लो कि वो एंटर कर गया, इसके बाद वो कैसे जाएगा? किसी न किसी हाईवे से जाएगा, ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबेबली वो नेशनल हाईवे या फिर बड़ी स्टेट हाईवे होगी। तो आपको क्या लगता है ये बड़े स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पे ऐसे ही छोड़ दिया होगा? बिल्कुल नहीं, वहां पे भी पुलिस तैनात होगा, क्योंकि पुलिस को पता है
कि हमारा जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम में जो बाउंड्री है, अगर वो किसी भी कारण से लीकेज हो गया उसमें और आतंकवादी अंदर आ गया पंजाब के अंदर, तो फिर एक बात बताओ, लैग कर रहा है क्या? यस सर। कितना, कब से लैग कर रहा है? बस अभी हुआ है। चलो ठीक है, बस अभी हुआ है तो मुझे पता है। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लो कि कल को बाउंड्री क्रॉस करके अंदर आ गई, तो पंजाब पुलिस को पता है कि वो आतंकवादी आएगी तो किस रोड से जाएगी, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे वगैरह, तभी ना वो गली में घुस सकती है। गली में घुस जाएगी तब तो उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पंजाब पुलिस बाउंड्री पे तो लगी हुई है, इसके अलावा फिर वो कहाँ लगी हुई है? जो बड़े बड़े रास्ते हैं पंजाब के, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, वहां पर पुलिस तैनात है। दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब आपके बॉडी में आ जाओ। अब भगवान को पता था कि आपको बॉडी में पैथोजन बाहर से आएगा अंदर, तो आपके बॉडी को भगवान ने पूरी तरीके से स्किन से पैक कर दिया। दिस इज द बाउंड्री ऑफ योर बॉडी। आप देख लो, आपका पूरा बॉडी स्किन से पैक है। आप गौर करके देख लो एक बार। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, मैंने बोला ना पूरी पंजाब की बाउंड्री घेरी हुई है, और जहां जहां से एंट्री है वहां पर बड़े मात्रा में पुलिस तैनात है। उसके बाद वो एंट्री पूरे रास्ता में जहां कंटिन्यू होती है, उस पूरे रास्ता में पुलिस तैनात है। अब मैं आपको बॉडी में बताता हूं, आपकी पूरी बॉडी स्किन से घिरी हुई है। आपके पूरे बॉडी में 3 ही छेद है। अगर आप गौर से देखेंगे, आपके पूरे बॉडी में 3 ही छेद है मात्र। और मैं ये बात आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर आपको याद हो। एक तो एलिमेंट्री कैनाल का छेद, ऊपर और नीचे, यानी कि माउथ और एनस, इस दोनों को एक ही हम काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग है। ओके, माउथ एनस। इसके अलावा नॉस्ट्रिल्स, जो आपका ये नोज वाला हिस्सा है, एक तो वो हो गया। और दूसरा यूरिनोजेनाइटल, मेल में पेनिस का ओपनिंग, फीमेल में वाजाइनल ओपनिंग। इसके अलावा कान की ओपनिंग नहीं है, क्योंकि आपको पता है टिम्पैनिक कैविटी है। हेलो, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, पता है ना? वो कैविटी नहीं है, वो अंदर पूरा कैनाल नहीं है, मतलब कि वो ओपन नहीं है। इसके अलावा आपके पूरे बॉडी में कहीं कैविटी ओपनिंग नहीं है। आप देखो, 3 ही ओपनिंग, एक नोस्ट्रिल्स मतलब कि नेजल पैसेज, एक ओरल पैसेज, ओरल पैसेज ही उधर एनल पैसेज में कंटिन्यू होता है, और एक यूरिनोजेनाइटल पैसेज। यूरिनोजेनाइटल क्यों? मतलब क्योंकि उससे यूरिन भी निकलता है और वो जेनाइटल ऑर्गन की तरह भी एक्ट कर रहा है। मेल में तो सिंगल ओपनिंग है, फीमेल में खाली 2 ओपनिंग। इसके अलावा, इस 3 ओपनिंग के अलावा अगर आपकी बॉडी में कोई चौथा ओपनिंग है, आज ही डॉक्टर से चेक कराइए। नेचुरली नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो पैथोजन के एंट्री के लिए सबसे अच्छा साइड है, क्योंकि 3 ही ओपनिंग आपको भगवान ने दिया ही है। अब मुझे एक बात बताओ, ये 3 ओपनिंग है जहां पे स्किन नहीं है, यस और नो? देख लो, यहाँ स्किन नहीं है, यहाँ पे भी स्किन नहीं है, बक्कल कैविटी में मतलब कि यहाँ माउथ में नहीं है, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट आप पढ़ चुके हैं, एनस पढ़ चुके हैं, ओपनिंग है, वहां स्किन नहीं है। अब एक बात, सबसे पहले एक बात सोचो, आखिर स्किन में ऐसा क्या है जो ये पैथोजन की एंट्री को रोकता है? बताओ, स्किन में ऐसा क्या है ये पैथोजन की एंट्री को रोकता है? जल्दी बताओ। सुनो, बाउंड्री पे जब हम कोई भी चीज बाउंड्री पे लगाते हैं, तो बाउंड्री पे हम कैसी चीजें लगाते हैं? ऐसी चीजें जिसको तोड़ने से हमारा नुकसान हो जाए, या फिर ऐसी चीजें जिसको तोड़ने से हमारा कोई नुकसान नहीं हो, जिससे तोड़ने से हमारा नुकसान ना हो, ऐसी चीजें हम बाउंड्री पे। ज्यादा लैग कर रहा है तो बताओ, मैं नया मीटिंग क्रिएट कर लूंगा, अदरवाइज मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। सुन पा रहे हैं सब लोग? अतिक लैग कर रहा है? यस सर, सुन रहे। यस लैग सर, कर रहा है? ज्यादा नहीं कर रहा। ज्यादा नहीं कर रहा है? हेलो, नहीं लैग कर रहा है, इतने देर में रेस्पॉन्स आ जाता है। ठीक है, नया मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इननेट इम्यूनिटी का पहला कंपोनेंट उठाऊंगा उसमें। ठीक है, नया मीटिंग में आ जाओ, जहां तक एक बार देख लो।